नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द कॉन्सेप्ट जीके एंड जीएस में। हम मेवाड़ के राजवंशों के बारे में पढ़ रहे थे और कल के वीडियो में हमने लाखा तक पढ़ा था, राणा लाखा तक, और हम आज के वीडियो में महाराणा मोकल और कुंभा के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास पर चलते हैं और आज हम पहले मोकल के बारे में पढ़ेंगे, फिर कुंभा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो अपनी क्लास पर चलते हैं। तो सबसे पहले महाराणा मोकल। तो 1421 और 33 तक इनका शासन काल रहा था। तो लगभग 12 साल मोकल ने शासन किया था। तो मोकल जो राणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र था, जो रणमल ने शर्त रखी थी कि वो लाखा की शादी तो हंसाबाई से करवाएगा, लेकिन उसकी शर्त यह कि उसका बेटा होगा वो राजा बनेगा। चूंकि चुंडा बड़ा भाई था, फिर भी उस मोकल को राजा बनाया गया क्योंकि चुंडा ने वचन दिया था। इसकी वजह से चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहा गया। तो ठीक है, रानी जो इसकी मोकल की थी वो रानी सौभाग्य देवी की थी, और ये जो आबू की परमार राजकुमारी थी रानी सौभाग्य देवी। आगे चल के कुंभा इनका पुत्र होता। तो कई बार पूछा कि कुंभा की माता का नाम क्या था। ठीक है, तो कुंभा के बारे में आगे पढ़ेंगे, तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम आबू की परमार राजकुमारी सौभाग्य देवी रानी थी मोकल की, उसके बारे में देखते हैं। फिर अब देखते हैं कि मोकल ने जो प्रमुख निर्माण कार्य क्या करवाए थे। तो मोकल ने त्रिभुवन नारायण मंदिर या भोज मंदिर था। ठीक है, ये भोज मंदिर भोज परमार ने बनवाया था। तो मोकल ने क्या किया कि इसका पुनर्निर्माण करवाया, मरम्मत करवाई। ठीक है, और मरम्मत करवाने के बाद इसका नया नाम दिया। देखो, परमार राजा भोज ने बनवाया था और मोकल ने इसका पुनर्निर्माण करने के बाद समिदेश्वर मंदिर नाम दिया। इसे मोकल मंदिर के नाम से भी जाना जाता। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि त्रिभुवन नारायण मंदिर या भोज मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया। ठीक है, तो पुनर्निर्माण करवाया था वो मोकल ने करवाया था। ठीक, फिर एकलिंग मंदिर है जो बप्पा रावल ने बनवाया था कैलाशपुरी में, उसका परकोटा मोकल ने बनवाया। फिर द्वारकानाथ मंदिर और तालाब बनवाया मोकल ने। उसके बाद बाघेला तालाब मोकल ने बनवाया और रानी गौरम्बिका की याद में गौरम्बिका बावड़ी का निर्माण किया। तो रानी गौरम्बिका मोकल की रानी थी, उसकी याद में मोकल ने रानी गौरम्बिका की बावड़ी का निर्माण किया। ये श्रृंगी ऋषि का एक अभिलेख है 1428 का। तो उसमें इसका गौरम्बिका की बावड़ी का उल्लेख मिलता है। और उसमें इसके अलावा क्या मिलता है, तो इसमें मोकल गौरम्बिका रानी की बावड़ी की बात करता है और इसमें मेवाड़ के राजाओं का जिक्र है। इसके अलावा मोकल ने जो राजा नागौर के राजा फिरोज को हराया था उसका भी इसमें अभिलेख में जिक्र मिलता है। गुजरात के मोहम्मद शाह को मोकल ने हराया, वो भी जिक्र है। फिर इसमें मिलता है कि मोकल ने पुष्कर के वराह मंदिर में तुलादान दिया था। ठीक है, अब मोकल के दरबारी विद्वानों के बारे में देखते कि मोकल के दरबार में कौन कौन सी विद्वान। तो एक योगेश्वर भट्ट और एक भट्ट विष्णु या विष्णु भट्ट कहते थे। तो ये दो विद्वान थे, वो मोकल के दरबार में थे। मोकल के प्रमुख शिल्पी थे वो फना, वसील, मना और पना। ये फना और पना शायद एक है, तो कई बार फना और पना, लेकिन आप दोनों ध्यान रखना कि फना, पना, वसील और ये मना, इतने सारे शिल्पी थे वो मोकल के दरबार में थे। ठीक है, फिर आता मोकल का जिलवाड़ा अभियान। तो 1433 में गुजरात का अहमद शाह बना मोकल। ठीक है, गुजरात के अहमद शाह ने आक्रमण किया था, तो उसकी सेनाएं आ रही थी। तो मोकल सामने से सेना लेके सामने गया। तो रास्ते में चाचा और मेहरा ने मेहपा पवार के साथ मिलकर मोकल की हत्या कर दी। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि चाचा और मेरा ध्यान रखना आप कि जो वो खातिन के पुत्र थे, ठीक है, तो उनके पुत्र थे। तो अब वो आगे जाके मोकल के साथ इनकी कोई रंजिश हो जाती है और उसकी वजह से उन्होंने मोकल की हत्या कर दी। ठीक है, तो अब सामने से सेनाएं आ रही थी अहमद शाह की, तो उससे लड़ाई भी करनी थी। मोकल की हत्या हो गई थी। तो कहा जाता है कि रानी कमलावती थी, उसने बहादुरी से युद्ध लड़ा और अहमद शाह को वापस भगाया। उसके बाद जो मोगल का पुत्र था कुंभा, तो कुंभा को भी हत्या की आशंका हुई, तो वो मेवाड़ भाग आते हैं कुंभा और अपनी जो दादी हंसाबाई है ना, उनसे बात करते हैं। मोगल की माता थी और वो लाखा की पत्नी रानी थी। तो वो जो कि लाखा की तो मृत्यु हो चुकी थी। तो मोगल का जो कुंभा है वो दादी हंसाबाई को आकर सारी बात बताता है कि इस तरह से मोगल की हत्या हो गई है पिताजी की, और वो मेरी भी हत्या करना चाहते हैं ये चाचा मेरा और मेहपा पवार। तो हंसाबाई जो दादी थी उसकी वो चिंतित हो गई और उन्होंने अपने भाई रणमल वही जिनने शर्त रखी थी राणा लाखा के सामने, तो वही उसी रणमल को बुलाया। रणमल राठौड़ जोधपुर का था, मारवाड़ का था, उसको बुलाया। तो रणमल ने कुंभा का राज्याभिषेक करवाया और रणमल कुंभा का संरक्षक बनता है। उसके बाद रणमल ने चाचा और मेरा को मार दिया।
ठीक है, हत्या कर दी इसकी। जो मेहपा पंवार था वो भागकर मालवा में चला गया और मालवा में जो महमूद शाह था, मालवा का राजा, उसने मेहपा पंवार को शरण दे दी। ठीक है, ये ध्यान रखना कि मालवा का जो था महमूद शाह, उसने मेहपा पंवार को शरण दी और इसकी जो मेहपा पंवार को शरण दी है, आगे चल के इसके लिए उसे युद्ध भोगना पड़ेगा। तो वो हम आगे देखेंगे कि महमूद साहब पे कैसी भारी पड़ती है शरण। फिर महाराणा कुंभा के बारे में बात करते हैं। तो 1433 से 1468 तक जो शासनकाल था वो महाराणा कुंभा का था। इनकी माता का नाम सौभाग्यवती परमार था। सौभाग्यवती थी कि ये सौभ्यावती हो गया है, टाइपिंग एरर है। तो सौभाग्यवती देवी परमार था माता का नाम, और पिता मोकल थे। तो महाराणा कुंभा की कुछ प्रमुख उपाधियां, क्योंकि महाराणा कुंभा एक महान शासक हुए हैं, मेवाड़ के इतिहास में बहुत उनका योगदान है, तो उनकी जो बहुत सारी उन्हें उपाधियां दी गई थी, तो उनकी उपाधियों के बारे में पढ़ते हैं। तो पहली बात ये, जो इनकी उपाधियां हैं वो हमें कहाँ से मिलती है, तो बहुत सारी उपाधियां हमें कुंभलगढ़ प्रशस्ति और विजय स्तंभ प्रशस्ति में मिलती है। तो एक मिलती है अभिनव भारताचार्य। तो कुंभा को संगीत से अत्यधिक प्रेम था, उसने स्वयं संगीत के कई ग्रंथ लिखे हैं। तो ये संगीत के कारण इनको अभिनव भारताचार्य की उपाधि मिली। फिर हिंदू सुल्तान कुंभा को कहा गया, क्योंकि ये महान हिंदू शासक था। फिर हाल गुरु करके उपाधि कुंभा को मिली। हाल गुरु अर्थात पहाड़ी दुर्गों का स्वामी। फिर राणो रासो यानी साहित्यकारों का वो आश्चर्यदाता था, इसकी वजह से इसको राणो रासो कहा गया। फिर इसकी कुछ अन्य उपाधियां भी उसमें थी कि राजगुरु, चाप गुरु, महाराजा धीराज, टोडरमल, परम गुरु, दान गुरु, परम भागवत, आदिवराह, नाटक राजकर्ता, श्रीमान, शैल गुरु, नंदिकेश्वर अवतार, तो आदि इसकी अन्य उपाधियां थी। किसकी? कुंभा की। तो कई बार एक प्रश्न में पूछ लेता है उपाधि देखे कि किसकी थी, या फिर ऐसे पूछते निम्न में से कुंभा की उपाधियां कौन सी है या फिर कौन सी नहीं है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना ही। फिर राव रणमल है, वो कुंभा का संरक्षक था। ये रणमल मारवाड़ का था, कुंभा के एक तरह से देख ले तो मतलब पिताजी के मामा थे कुंभा के। ठीक है, तो मोकल के मामा थे रणमल। तो रणमल की एक दासी थी भारमली, उसके साथ रणमल का अत्यधिक लगाव था। ठीक है, तो दासी भारमली का भी इसके रणमल मेवाड़ के अंदर योगदान है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो अब रणमल ने क्या किया कि तानाशाही चलानी शुरू कर दी, क्योंकि कुंभा के वो संरक्षक थे तो रणमल की चलती थी। तो अब उसने सिसोदिया सरदारों को हटाकर राठौड़ों को पद देना शुरू कर दिया। उनका विरोध करने पर चुंडा के जो बड़े भाई थे राघव देव, सॉरी चुंडा के छोटे भाई थे, ये बड़े भाई नहीं थे, चुंडा के छोटे भाई। ठीक है, छोटे भाई राघव देव की हत्या करवा दी। इससे जो मेवाड़ के सिसोदिया सरदार थे पहले ही गुस्सा थे इससे, पर जब उसने इनकी हत्या करवा दी राघव देव की, उसके बाद और ज़्यादा गुस्सा हो गए। प्लस इसके बाद वो कुंभा को मारने का षड्यंत्र करने लगा। जो दासी भारमली है ना, वो उसको बताता कि मैं कुंभा को भी मारूंगा। तो दासी भारमली इस मामले में थोड़ी राज्य भक्त निकली और उसने जाकर रंसाबाई को बता दिया कि ये रणमल है जो कुंभा को, इसने राघव देव को तो मार दिया, रास्ते से हटा दिया। अब वो कुंभा को भी रास्ते से हटाना चाहता ताकि वो मेवाड़ का एकदम पूरी तरह से शासन हाथ में ले सके और स्वतंत्र राजा बन सके। तो अब हंसाबाई भी चिंतित हुई, मेवाड़ के सिसोदिया सरदार थे, तो ये बाकी सब जाके चुंडा से मिलते हैं। सिसोदिया सरदार गुस्सा होकर चुंडा के पास गए। अब चुंडा है जो निर्वासित जीवन जी रहे थे, उन्हें मेवाड़ से निकाल दिया गया था, तो चुंडा के पास गए। तो चुंडा वापिस आते हैं और चुंडा और कुंभा मिलकर रणमल की हत्या कर देते। अब रणमल की हत्या के पीछे भी एक कहानी है कि उन्हें एक अलग तरीके से उसकी हत्या की गई। कि कहा जाता है कि जो दासी भारमली थी उससे मिलकर चुंडा ने प्लान बनाया कि कुंभा को रणमल को आप बहुत शराब पिलाना, और उसके बाद जब नशे में धुत हो जाए तब ये जो मेवाड़ी सरदार है वो इसकी हत्या कर देंगे। तो जब चुंडा को बहुत ज़्यादा नशा करवाया गया भारमली के द्वारा बेला फुसला के, उसके बाद जब चुंडा को नहीं रणमल को, और रणमल को बहुत सारा शराब पिलाने के बाद जब रणमल बेसुध होकर गिर गया तो उसको कहा गया कि खाट से बांध दिया गया जिस खाट पर पड़ा था, और उसके बाद उस पर हमला किया गया। तो कहते हैं कि वो उसके बाद भी वो खाट सहित उठ खड़ा हुआ था, लेकिन फिर उसकी अंततः हत्या कर दी जाती है। और उसका जो एक पुत्र जोधा था वो भी उस समय मेवाड़ में था। तो जब जोधा को पता चला
कि उसके पिताजी को तो मार दिया गया है और अभी जो मेवाड़ी सरदार है उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो फिर वो मेवाड़ से भाग निकला तो उसका पीछा किया मेवाड़ी सरदारों ने चुंडा के नेतृत्व में। तो वो इतना भागा कि अपने राज्य जोधपुर की जो राजधानी मंडोर थी उससे भी आगे निकलकर जोधा भागकर मंडोर से भी आगे कहूना आ गया, ठीक है। और पीछे उधर मंडोर पर चुंडा आया और चुंडा ने मंडकार कर लिया और अहला हिंडोला को मंडोर का किलेदार बना दिया और स्वयं वापस मेवाड़ आ गया, ठीक है। अब होता क्या है कि अहला हिंडोला को किलेदार बना दिया गया, चुंडा मेवाड़ा वापस आ जाते हैं और इसकी वजह से बार बार अब क्या मारवाड़ और मेवाड़ में संघर्ष होने लगते हैं। कभी कोई उधर से हमला कर देता, कभी कोई इधर से हमला कर देता। तो फिर अब वापस से जोधा ने भी संधि की पेशकश की कि अब जो बात होगी सो होगी और हम संधि कर लेते हैं। तो हंसाबाई को भी लगा ठीक है चलो आपकी संधि कर लेनी चाहिए। तो इन्होंने एक आवल बावल की संधि की 1453 में मारवाड़ और मेवाड़ के बीच। तो आवल और बावल क्या एक्चुअली सोजत में एक जगह पड़ती है। तो उसमें क्या एक तरफ कहा जाता है कि आंवले के बहुत सारे वृक्ष है और दूसरी जगह जो बबूल की झाड़ियाँ हैं। तो जो आंवले के वृक्ष वाला क्षेत्र है वो मेवाड़ में पड़ता था और जो बावल वाला है वो मारवाड़ में पड़ता था। तो यहाँ पर एक सीमा बनाई और मतलब यहाँ पर सीमा बनती थी एक्चुअली। तो यहाँ पर इसके नाम से सोजत के यहाँ ये क्षेत्र है, इसके इधर मारवाड़ की सेना नहीं आएगी, इसके इधर मेवाड़ की सेना नहीं जाएगी। इस तरह से संधि हुई तो इसको आवल बावल की संधि कहा गया 1453 में। बार बार मेवाड़ मारवाड़ आपस में संघर्ष करते थे, सोजत पे संधि हुई, आवल मेवाड़ में और बावल मारवाड़ में हमने देखा, ठीक है ये तो संधि हो गई। अब हम आते कुंभा के प्रमुख अभियान, कौन सा सैनिक अभियान थे उसके बारे में बात करते हैं। तो कुंभा की सबसे पहली जो आबू विजय थी, तो देखो प्रथम विजय, तो ये जो आबू विजय थी ये सहसमल के विरुद्ध थी, ठीक है। सहसमल देवड़ा शासक था सिरोही का, उसके विरुद्ध। एक्चुअली क्या था कि तो इस जो सहसमल के विरुद्ध अभियान भेजा उसमें कुंभा का सेनापति था नरसिंह डोडिया, ठीक है। तो इसने जाकर आबू और सिरोही पर कब्जा कर लिया सहसमल को हराकर, ठीक है। और इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने बसंतगढ़ दुर्ग बनवाया या मरम्मत करवाई इसकी और अचलगढ़ दुर्ग बनवाया, ठीक है। आक्रमण के कारण क्या था, क्यों कुंभा को आबू पर आक्रमण करना पड़ा, सहसमल के ऊपर हमला करना पड़ा। तो ये था कि आबू का जो सहसमल था उसने मेवाड़ी गांव पर कब्जा कर लिया था और बार बार वो आक्रमण करता रहता था और मेवाड़ पर बार आक्रमण इसी दिशा से होते रहते थे। इसकी वजह से कुंभा ने आबू के ऊपर कब्जा कर लिया सहसमल को हराकर। फिर दूसरा था इसकी नागौर विजय। तो नागौर में शम्स और नासिरुद्दीन दो भाई थे और दोनों भाई आपस में उत्तराधिकार के लिए लड़ाई झगड़े करते थे, उत्तराधिकार विवाद चल रहा था, संघर्ष चल रहा था इनके बीच। तो इसके बाद क्या कि शम्स है वो कुंभा के पास आया और कहा कि मुझे सहायता दो और मुझे राजा बनवा दो। कुंभा ने कहा कि सहायता तो दे देंगे लेकिन इसके बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा, कुछ शर्तें रखी। तो वो शर्तें क्या थी, तो शर्तें ये थी बदले में कि आजीवन वो कुंभा का सामंत रहेगा शम्स, और शम्स है प्रतिवर्ष कुंभा को कर्ज देगा, आजीवन कुंभा के अधीन रहेगा और गोहत्या बंद करेगा। इसके अलावा कहा गया था कि वो किले की मरम्मत नहीं करवाएगा। तो ठीक है, शम्स ने कहा कि मुझे संधि मंजूर है। तो फिर कुंभा ने इसको मदद की राजा बनने में और ठीक है इसको राजा बनवा दिया नागौर का। लेकिन क्या समय के साथ वो शर्तों से मुकरने लगा, ठीक है। तो फिर कुंभा गुरिष्ठ होकर गुस्सा होकर इसे क्या कर देना बंद कर दिया, किले का निर्माण करवाना शुरू कर दिया था इसने। तो फिर कुंभा को गुस्सा आया और कुंभा ने नागौर पर हमला करके नागौर पर कब्जा कर लिया, ठीक है। तो ये शम्स वहां से भागकर गुजरात के कुतुबुद्दीन के पास चला गया, उसकी शरण ले ली और नागौर पर कुंभा ने किसी और को शासन सौंप दिया। अब होता गुजरात विजय। तो कुतुबुद्दीन शम्स का भागकर कुतुबुद्दीन के पास जाता है और वो आपस में दोनों मिल जाते हैं, मिलकर बोलते हैं कि हम दोनों मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण करेंगे और मेवाड़ को अपने अधीन कर लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों भाई साहब को पता नहीं था कि कुंभा कितना खतरनाक है, वो कितना शक्तिशाली है। फिर भी ये दोनों ने आक्रमण किया, ठीक है, और मेवाड़ पर हमला किया। तो कुंभा ने बहादुरी के साथ युद्ध लड़ा और शम्स को तो मार दिया और इस कुतुबुद्दीन वहां से भाग गया। तो कुंभा ने इस तरह से गुजरात जीत लिया। अब कुतुबुद्दीन वहां से भागता है तो फिर आगे क्या होता कि अगली आती कुंभा की मांडू और मालवा विजय। ये देखो कुतुबुद्दीन भाग गया, ठीक है, शम्स तो मर गया था, कुतुबुद्दीन भाग गया था, अभी जिंदा है, ठीक है, लेकिन वहां से भाग गया था। अब दूसरा अगला अभियान होता मांडू या मालवा विजय। कारण क्या था, तो कुंभा ने मालवा से मेहपा पवार और एक्का की मांग की, जो मोकल की हत्या में शामिल थे ना, मेहपा पवार और एक्का। हमने कहा था कि मेरा और चाचा को तो रडमल ने मार दिया था, लेकिन जो ये मेहपा पवार
मालवा चले गए थे, ठीक है। तो महमूद खिलजी प्रथम था मालवा का, उसने मना कर दिया, नहीं दिया, तो इसकी वजह से युद्ध हुआ। तो महमूद खिलजी ने वैसे भी कुंभा से युद्ध लड़े थे, 5 बार मेवाड़ पर आक्रमण किए थे और 5 बार ये हारा था, ठीक है। तो अगली बार अगला युद्ध होता है 1437 में सारंगपुर का युद्ध, ठीक है। ये किसके बीच में होता है? महमूद खिलजी प्रथम और महाराणा कुंभा के बीच। तो महमूद खिलजी को महाराणा कुंभा ने बंदी बना लिया और 6 माह तक इसको मेवाड़ में रखा था। उसके बाद इसको रिहा कर दिया गया। और इस जो सारंगपुर युद्ध की विजय हुई मालवा पर, ठीक है, तो इसके उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया, ठीक है। कीर्ति स्तंभ के बारे में हम अगली 2-3 स्लाइड के बाद आगे पढ़ेंगे, जब इसके स्थापत्य पढ़ेंगे तभी, इसी वीडियो में। फिर चंपानेर की संधि 1456। अब वो कुतुबुद्दीन वहां से भाग गया था और इसको कुतुबुद्दीन भाग गया था वहां से और महमूद खिलजी प्रथम था, उसको भी रिहा कर दिया था। तो उसको रिहा करने के लगभग 20 साल बाद कुतुबुद्दीन और महमूद खिलजी ये दोनों मिलते हैं। कुतुबुद्दीन खां और महमूद खिलजी प्रथम मिलकर दोनों गठबंधन बनाते हैं कि दोनों मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण करेंगे और जीत लेंगे। जीतने के बाद हम मेवाड़ को आपस में आधा आधा बांट लेंगे। देखो इनकी ख्वाहिशें देखो कितनी बड़ी थी। तो महमूद खिलजी कुंभा से रिहा होने के 20 साल बाद दोनों मिलकर आक्रमण करेंगे और मेवाड़ को आधा आधा ले लेंगे, इनकी ये प्लान देनी थी। तो फिर बदनौर का युद्ध होता है। बदनौर का युद्ध तो दोनों ने मिलकर मेवाड़ पर हमला किया। किसने? महमूद खिलजी प्रथम और कुतुबुद्दीन खान ने। कुंभा ने दोनों को हरा दिया और इस तरह से वो बदनौर युद्ध में विजयी हुआ। और इस विजय की स्मृति में उसने बदनौर में एक दुर्ग का निर्माण किया और दूसरा बदनौर में खुशहाल माता मंदिर का निर्माण किया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, खुशहाल माता मंदिर का निर्माण उसने बदनौर में किया था। तो अब आते कुंभा की स्थापत्य कला के बारे में। स्थापत्य क्या क्या था, क्या बनवाया था कुंभा ने? तो कुंभा को राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। वीर विनोद जो श्यामल दास दत्तीवाड़िया ने लिखी थी, उसमें कहा गया कि जो मेवाड़ के 84 यानी 84 दुर्ग थे, उसमें से 32 जो दुर्ग थे वो कुंभा ने बनवाए थे। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग का जो आधुनिक निर्माता है वो भी कुंभा है, ठीक है। और जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सर्पिलाकार प्रवेश मार्ग का निर्माण किया वो कुंभा ने किया था। फिर बेराठ दुर्ग का निर्माण किया कुंभा ने। बेराठ ये जयपुर वाला बेराठ नहीं है, दरअसल ये भीलवाड़ा में है। ये बेराठ भीलवाड़ा में, ठीक है, जयपुर का नहीं। फिर भौमट दुर्ग का उदयपुर में निर्माण किया। फिर अचलगढ़ दुर्ग जो आबू पर्वत पर है उसकी मरम्मत की। फिर बसंतगढ़ दुर्ग पिंडवाड़ा में सिरोही में उसका निर्माण किया था। ये दोनों दुर्ग थे वो आबू विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था इसने। फिर इसने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवा दिया। कुंभलगढ़ कहाँ पर? राजसमंद में, ठीक है। राजसमंद में फिर कुंभलगढ़ में भी एक कटारगढ़ है जिसे मेवाड़ की आंख कहते हैं, ठीक है। तो वो कुंभलगढ़ में कटारगढ़ बनवाया और मेवाड़ की आंख जिसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ से काफी दूर तक देखा जा सकता था, ठीक है। तो इस जो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किया उसमें वास्तुकार था, वो कौन था? तो वो वास्तुकार मंडन था। और यहाँ पर कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभलगढ़ प्रशस्ति भी लिखी गई। तो किसने लिखी? तो ये महेश भट्ट ने लिखी थी। और इसमें कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार कहा गया, कर्ण जैसा दानदाता कहा गया, भोज जैसा दानदाता कहा गया कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। किसने लिखी? महेश भट्ट ने। किसके बारे में? कुंभा के बारे में लिखा इसमें, ठीक है। एक मचान का किला था सिरोही में, इसका भी निर्माण कुंभा ने करवाया, ठीक है। अपन अब आते हैं कीर्ति स्तंभ पर, जो उसने अपनी विजय के, जो मालवा पर विजय के उपलक्ष्य में बनाया था सारंगपुर विजय में, ठीक है। तो विजय स्तंभ का निर्माण तो ये सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में इसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और ये इसका जो निर्माण कार्य शुरू किया था 1440 में और इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ 1448 में। लगभग 8 वर्ष इस कीर्ति स्तंभ को बनने में लगे। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, इतना भव्य और सुंदर स्थापत्य का नमूना है, बहुत बहुत भव्य है ये स्तंभ, 9 मंजिला है। तो इस जो विजय स्तंभ को एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन स्कल्पचर भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा कि इसके जो अलग अलग नाम भी है, 2-3 नाम है। इसको कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, विष्णु स्तंभ भी कहते हैं, गरुड़ ध्वज भी कहते हैं और विजय स्तंभ भी कहते हैं। तो ये चारों नाम है वो इसके है। एक और चित्तौड़ में अलग है, जैन कीर्ति स्तंभ, लेकिन वो ये नहीं, वो अलग है, वो जैनों का है। फिर ये 9 मंजिल है, इसमें कितनी है? 9 मंजिल। और ये जो 9 मंजिल है वो 9 विधियों के प्रतीक है, ठीक है। फिर ये जो विजय स्तंभ है चित्तौड़ दुर्ग के भीतर है, उस पहाड़ी पर है, तो दुर्ग के अंदर है। इसके चारों ओर अनेक मूर्तियां लगी हुई है, ठीक है। तो इसलिए इसको हिंदू मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है। देखो यहाँ पर जैसे शेर दिख रहा है, ऐसे ऐसे
बहुत मूर्तियां बनी हुई है, ठीक है, मूर्तियां ही मूर्तियां, तो इसलिए क्या बोला गया इसको, हिंदू मूर्तियों का अजायब घर। जो इसकी 8वीं मंजिल है, इस पर कोई मूर्ति नहीं है, ठीक है। इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा गया। किसको? कीर्ति स्तंभ को। वास्तुकार इसके थे जेता और नापा, पोमा और पुंजा, ठीक है। तो जेता पिता थे इनके, और ये जो नापा या नाथा और पोमा और पुंजा, ये तीनों इसके पुत्र थे। ये 120 फीट ऊंचा था और 24 फीट चौड़ा था। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा गया, जो कि अरबी भाषा में है, कीर्ति स्तंभ की तीसरी मंजिल पर। फिर क्या हुआ कि इसके ऊपर एक बार बिजली गिर जाती है, जिसे स्वरूप सिंह ने 1857 में मरम्मत करवाई थी इसकी, क्योंकि बिजली गिरने से क्या क्षतिग्रस्त हो गया था, ऊपर का जो हिस्सा था इसका वो। 1949 में भारत सरकार ने कीर्ति स्तंभ पर डाक टिकट जारी किया था, और राजस्थान की किसी प्रथम इमारत के नाम पर डाक टिकट, फोटो पर डाक टिकट था ये, ठीक है। तो राजस्थान की किसी इमारत पर प्रथम बार जो डाक टिकट जारी किया गया वो कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, विष्णु स्तंभ या गरुड़ ध्वज पर था, ठीक है। कर्नल जेम्स टॉड ने इस जो विजय स्तंभ है इसको कहा कि कुतुब मीनार से भी सुंदर है, ठीक है। कुतुब मीनार दिल्ली में, तो ये उससे भी सुंदर है क्या, विजय स्तंभ। फर्ग्यूसन एक हुए तो उन्होंने भी कहा कि रोम में जो टार्जन टावर है उससे भी ये जो कीर्ति स्तंभ है वो अच्छा है। उपेंद्र नाथ राय ने विष्णु ध्वज कहा, किसको, कीर्ति स्तंभ को। कवि अत्रि है, उन्होंने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी थी, जो कीर्ति स्तंभ पर लगी हुई है, ठीक है। फिर दूसरी बात है कि जो राजस्थान पुलिस, इसके इसमें नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एडिशनली, कि राजस्थान पुलिस का जो एम्बलम है, चिन्ह है, तो उसमें भी ये इसका है, ये चिन्ह है, कीर्ति स्तंभ इसका चिन्ह है। प्लस जो राजस्थान की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, तो उसका भी जो है अपना क्या बोल रहे हैं, लोगों में जो चिन्ह है वो इसका है, ठीक है। तो इस तरह से इसका ये हो गया, ठीक है। और एक वीर सावरकर ने बनाया था अपना संगठन अभिनव भारत करके, तो उसका जो चिन्ह था वो भी ये कीर्ति स्तंभ था। ये स्वतंत्रता संग्राम की बात है, उस समय नेशनल मूवमेंट के समय की बात है, तो उस समय की बात है, ठीक है। फिर कुंभस्वामी का मंदिर है, जो ये भगवान विष्णु का मंदिर था, ये कुंभा ने बनवाया, ठीक है। तो ये कुंभस्वामी मंदिर कुंभा ने बहुत सारी जगह पर बनवाया, 3 अलग अलग जगहों पर। कौन सी? तो एक चित्तौड़ में बनवाया इसने, एक कुंभलगढ़ में बनवाया और एक अचलगढ़ में बनवाया। तो ये 3 जगह, ठीक है, भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर थे, ठीक है। फिर रणकपुर का जैन मंदिर, जिसे चौमुखा मंदिर भी कहते हैं, और इन्हें वैश्यों का मंदिर कहते हैं, ठीक है। इसकी एक और वैश्य मीन्स जो त्रिवर्ण, आई थिंक वही है त्रिवर्ण वैश्य, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होता, तो उस तरह से ये वैश्यों का मंदिर है, ठीक है। तो इसका निर्माण दर्णक शाह ने करवाया था, और इसके जो वास्तुकार थे वो देपाक थे, ठीक है। दर्णक शाह कुंभा के मंत्री थे, ठीक है। फिर एक संगार चंवरी का, तो ये संगार चंवरी शांतिनाथ का मंदिर है, और इसका निर्माण है वो खजांची थे कुंभा के बेलाक भंडारी, उन्होंने करवाया था, ठीक है। फिर खुशहाल माता का मंदिर, तो ये बदनौर भीलवाड़ा में करवाया, जब बदनौर की युद्ध में विजय हुई थी तब दुर्ग और एक खुशहाल माता का मंदिर कुंभा ने बनवाया था, ठीक है। अब साहित्य और विद्या के बारे में, या जो विद्वान थे कुंभा के दरबार में वो कौन कौन से थे, तो उसके बारे में हम देखते हैं, साहित्य और विद्या @कुंभा। तो कुंभा के जो गुरु थे, तो कुंभा के गुरु 2 थे, एक तो संगीत के गुरु थे और एक चित्रकला के गुरु थे। तो कुंभा के संगीत के गुरु थे वो सारंग व्यास थे, और चित्रकला के गुरु थे वो जनाचार्य हीरानंद थे। फिर कान्हा व्यास करके एक विद्वान था, जो वैदिक दरबारी विद्वान था, इसको वेतन देते थे कुंभा। तो इसने एकलिंग महात्म्य की रचना की थी, और इस एकलिंग महात्म्य ग्रंथ है, इसके कुल 5 भाग है, ठीक है। 5 भाग में कहा गया कि पहला भाग राजवर्णन, और इसकी रचना कुंभा ने की थी, ठीक है, करी थी। और कई लोग कहते हैं कि ये पहला नहीं दूसरा भाग है राजवर्णन, और इसकी जो रचना है वो कुंभा ने की थी। तो इसके बारे में पूछेगा कि राजवर्णन की रचना किसने की थी, ठीक है। तो राजवर्णन की जो रचना है ये कुंभा ने की थी। फिर मेहाजी करके थे, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था तीर्थमाला, और इसमें 120 तीर्थों का वर्णन किया था। तो मेहाजी भी कुंभा के दरबार में थे। और कुंभा के दरबार में जैन विद्वान, कई बार पूछ लेते कि इनमें से कुंभा के दरबार में जैन विद्वान कौन था, कई बार पूछा गया परीक्षा में। तो आप इसका विशेष ख्याल रखें कि जो जैन विद्वान थे वो निम्न थे। एक सोम सुंदर था, फिर एक मुनि सुंदर था, फिर एक जयचंद्र सूरी था, फिर एक सोमदेव था, फिर सुंदर सूरी था, फिर भुवन सुंदर सूरी था, फिर माणिक्य था, फिर सुंदर गणी था, फिर मुनि जिनसेन सूरी था, फिर
कुंभा में दरबार, अब ठीक है जैन विद्वान थे वो इतने थे। अब आते हैं कि कुंभा के दरबार में कवि कौन थे, दरबारी कवि कौन कौन से थे। तो कुंभा के दरबारी कवियों में एक अत्रि था जिसने वो प्रशस्तियाँ लिखी है कुंभा की। महेश था, मंडन था, कहाना व्यास था, नाथा था, गोविंद था, टिल्ला भट्ट था। तो इस तरह से कुंभा के दरबार में ये जो कवि थे। कुंभा ने स्वयं थी वो 3 टीकाएं लिखी थी, ठीक है। तो क्या कौन कौन सी थी, तो गीत गोविंद पर उसने रसिक प्रिया नाम से टीका लिखी थी। फिर बाण भट्ट की चंडी शतक ग्रंथ था बाण भट्ट का, उस पर चंडी शतक पर इसने टीका लिखी, ठीक है। फिर संगीत रत्नाकर की टीका लिखी कुंभा ने। इसके अलावा कुंभा ने काम शास्त्र पर कामराज रतिसार नाम का ग्रंथ लिखा और इस ग्रंथ के 7 भाग है टोटल, ठीक है। फिर कुंभा ने संगीत शास्त्र पर 4 ग्रंथ लिखे। तो 4 ग्रंथ कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। तो उनमें से एक है संगीत राज, ये कुंभा का सबसे मतलब सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना गया। इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली अगली स्लाइड में देखेंगे। तो संगीत राज, ठीक है। दूसरा है संगीत मीमांसा, तीसरा है संगीत रत्नाकर, ठीक है। और फिर है सूड या सुधा प्रबंध, ठीक है। तो इस संगीत पर 4 ग्रंथ थे। तो हम देखते हैं हम संगीत राज के बारे में। तो ये संगीत राज एक कुंभा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना गया और इसके जो 5 भाग थे, 5 भागों का नाम क्या है, तो पाठ्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। तो ठीक है, पाठ्य करने के बाद नाचते हैं, नाचने के बाद नाचने के लिए साथ में गीत गाना पड़ता है, पर गीत कैसे गाए, बिना वाद्य यंत्र के गीत नहीं गा सकते, तो वाद्य यंत्र के साथ गीत गाएंगे तभी रस आएगा, ठीक है। तो पढ़कर पहले सीखेंगे नृत्य, नृत्य के साथ गीत गाएंगे, गीत के साथ बजाएंगे और बजाने के साथ इतना सबसे कुछ होगा तभी रस आएगा, ठीक है। इस तरह से इसका शॉर्टकट ये थोड़ा सा आसान सा हो जाता है, आप याद कर सकते हैं। फिर कुंभा ने 4 नाटक लिखे थे। तो 4 नाटक थे, तो विभिन्न भाषाओं में थे नाटक। तो ये मेवाड़ी भाषा में, मराठी भाषा में, कन्नड़ भाषा में लिखे थे, ठीक है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि कुंभा अनेक भाषाओं का विद्वान भी था, ठीक है। फिर कुंभा एक वीणा वादक था, वो वीणा बजाता था कुंभा, ठीक है। अब आते मंडन पर। मंडन कुंभा का प्रसिद्ध शिल्पी था, जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग जो था वो मंडन ने, इसका जो वास्तुशास्त्री था जो मंडन था इसका, ठीक है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार था ये भाई नापा, और इसके जो भाई थे नापा या नाथा भी बोलते हैं, ठीक है। और इनके पुत्र गोविंद है, ये भी शिल्पी थे, ठीक है। तो मंडन ने भी कई सारे ग्रंथ लिखे, वो भी एक बड़ा विद्वान था, ठीक है। तो उसने भी कई ग्रंथ लिखे। उन ग्रंथों में कौन कौन से ग्रंथ थे, तो उसने एक लिखा राजवल्लभ। तो ये राजवल्लभ शिल्प शास्त्र पर था और महल निर्माण पर था, ठीक है। फिर उसने लिखा रूपमंडन। रूपमंडन था वो मूर्तिकला पर था। फिर कोदंड मंडन था वो धनुष विद्या पर था, ठीक है। फिर वेद्य मंडन था, तो जैसे वेद आयुर्वेद, ठीक है। तो वेद्य मंडन आयुर्वेद पर आधारित था। फिर शगुन मंडल है, तो शगुन ज्योतिष में देखते हैं, तो ज्योतिष पर आधारित था। प्रसाद यानी महल, भवन मंडल, प्रसाद मंडल यानी भवन निर्माण, ठीक है। फिर वास्तुसार था, एक था वास्तु मंडन, और एक देव मूर्ति प्रकरण था जिसमें मूर्तियों के बारे में था, ठीक है। तो अब नाथा जो इसका भाई था, मंडन का भाई, इसने भी ग्रंथ लिखा था। तो इसने जो ग्रंथ लिखा था वो था वास्तु मंजरी, ठीक है। उसके बाद आता गोविंद जो इसका मंडन का पुत्र था, इसने भी कुछ ग्रंथ लिखे। ये मंडन का पुत्र, इसने जो ग्रंथ लिखे इसमें था कलानिधि, ठीक है। तो कलानिधि में मंदिरों के शिखर के बारे में इसने लिखा है। फिर द्वार दीपिका में दरवाजों के बारे में लिखा है। और उद्धार धोरणी है, ठीक है। तो उद्धार धोरणी, उद्धार से पता चलता है कि किसी चीज का उसका पुनर्निर्माण करना, ठीक है। तो ये पुनर्निर्माण के बारे में उद्धार धोरणी में बात की इसने, ठीक है। फिर सार समुच्चय है, ठीक है। तो इसके सार समुच्चय में इसने आयुर्वेद के बारे में बात की, ठीक है। इसके पिताजी ने भी आयुर्वेद के बारे में बात की थी वेद्य मंडन में, ठीक है। और इसने बात की सार समुच्चय में। तो ये आयुर्वेद के दोनों ज्ञाता थे, गोविंद और इसके पिता मंडन, ठीक है। फिर रमाबाई जो कुंभा की पुत्री थी, ठीक है, और ये जो विधवा हो गई थी बाद में बेचारी, तो ये बाद में मेवाड़ में रहती थी आकर। तो कुंभा ने इसको ये संगीत की महान विदुषी थी, ठीक है, ज्ञाता थी संगीत की। और जावर के शिलालेख में से वागेश्वरी की उपाधि दी गई। सरस्वती भी कहते हैं, वागेश्वरी एंड सरस्वती। तो रमाबाई को जावर के शिलालेख में वागेश्वरी की उपाधि दी गई, ठीक है। और इसे जावर का जो राजस्व था वो इसे मिलता था, किसको, रमा देवी को, ठीक है। फिर कुंभा ने एक और काम किया, जो आबू पर जैन तीर्थ यात्रा कर लगा हुआ था उसको समाप्त कर दिया कुंभा ने। और इसके अलावा कुंभा का जो अब अंतिम समय के बारे में पढ़ते हैं, कुंभा के अंतिम समय में क्या हुआ, तो इतना महान शासक, जो प्रतापी शासक था, जिसने इतने सारे भवन निर्माण करा, स्थापत्य कला में इसका इतना योगदान था, कीर्ति स्तंभ जैसी महत्वपूर्ण इमारतें बनवाई,
कुंभलगढ़ जैसा भव्य किला बनवाया इसने, लेकिन जो इसका अंतिम समय था वो बहुत खराब गया था। अंतिम समय में उन्माद रोग हो गया था इसे, ठीक है, पागलपन भी कह सकते थे। तो इसकी वजह से इसको कुंभलगढ़ दुर्ग में मामा कुंड में बांध कर रखा गया था, ठीक है। तो बांध कर इसको रखा गया और इसके 2 पुत्र थे कुंभा के, एक का नाम था उदा और एक का नाम था रायमल, ठीक है। अब कुंभा तो उन्माद रोग से ग्रसित था, शासन का सही से चला नहीं पा सकता था, इसको बांध कर रखा गया शासन, तो क्या ही चलाएगा वो। तो अब उदा और रायमल, ठीक है, तो उदा के मन में राज्य की लालसा जगी और इसने राज्य के लालच में 1468 में कुंभा की हत्या कर दी, ठीक है। इसकी वजह से इसको पितृहंता कहा गया, ठीक है। और जो कुंभा की छत्री जो मामादेव कुंड में ही बनी हुई है कुंभलगढ़ में, ठीक है, तो राजसमंद में कुंभा की छत्री मामादेव कुंड में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, ठीक है, ये ध्यान रखना। कभी कभी सीधा जिला पूछ लेता कि कौन से जिले में, तो राजसमंद जिले में, ठीक है। फिर उदा 1468 से लेकर 1471 तक शासन करता है, ठीक है, लेकिन जो इसका शासन था वो गलत या अनुचित तरीके से लिया हुआ था, तो जनता ने इसको ठुकरा दिया कि ये हमारा शासक नहीं हो सकता है। इसके बाद दाड़िमपुर का युद्ध था 1471 में, जो इसका भाई रायमल है वो इससे युद्ध करता और इसको हरा देता और हराकर रायमल शासक बन जाता, ठीक है। फिर 1473 में इस पर बिजली गिरती है और बिजली गिरने से उदा की मौत हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों क्या है कि कर्म जो होते हैं ना, तो कर्म हमेशा इंसान का पीछा नहीं छोड़ते। जो कर्म किया ना उसने, उसका फल तो उसको भुगतना ही पड़ता है। तो उसने अपने पिता की हत्या की, तो इसकी भी 1473 में अकाल मृत्यु हो गई, ठीक है। क्या वो बेमौत मारा गया बिजली गिरने से, तो इस तरह से इसका भी जीवन समाप्त हो गया। तो हमेशा कर्म अच्छे करिए, क्योंकि कर्मों का फल वापस आता है, हमेशा आता है, ये शाश्वत है। कर्म का जो सिद्धांत है ये शाश्वत है। भागवत में भी कर्म के सिद्धांत की बात कही गई है हमारे श्रीमद् भागवत में, ठीक है। तो कर्म ही पूजा है, जितना आप कर्म करोगे उतना मिलेगा आपको। यहाँ पर अगर आप कर्म करते हो, अपना पूरा तन मन धन से लगे रहते हैं अपनी पढ़ाई में, तो भी इसका फल आपको मिलता है, ठीक है। तो आप अपना कर्म करते रहिए, ठीक है। तो आप सबका धन्यवाद, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और द कॉन्सेप्ट को भी देखते रहिए और पढ़ते रहिए आराम से, अपने नोट्स बनाइए और खुश रहिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हमने इस वीडियो में मोकल और कुंभा के बारे में पढ़ा था, आगे हम अगले शासकों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद आपका, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।